वेलकम। आज हम देखिए आपको इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, अधिमान वक्र क्या होते हैं ये सब बताने वाले हैं। मगर ये क्या होते हैं? इंडिफरेंस जो कर्व होते हैं हमारे, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताते हैं दो गुड्स के। ठीक है, जो भी आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। अगर आपको चूज़ करना पड़े कॉफ़ी और टी के बीच में, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपको बताएगा कि आपको कितना चाहिए लेने को, उनमें से जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है। अगर उससे कम लेंगे तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, और अगर ज़्यादा लेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो वेस्ट चला जाएगा। तो ये क्यों ज़रूरी है? आपका जो तटस्थता वक्र है ये बताता है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्या क्या हैं, आपका चुनाव कैसा है, आपको किसको चुनना चाहिए। ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बताता है कि आपको किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए और आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं। क्या आप रिस्क टेकर हो, या आप ऐसे हो जो आप स्टेबल रहना चाहते हो, आप ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं चाहते। अगर आप इंडिफरेंस कर्व को जान पाते हो तो उससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अच्छी चॉइस कर सकते हो अपने लाइफ में। क्या आप क्वालिटी लेना चाहते हो या फिर आप क्वांटिटी पे फोकस करते हो, क्वालिटी डजेंट मैटर टू यू। तो इस तरह से आपका ये कि जो बैलेंस है वो दोनों में बनाना चाहते हो कि नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी में। जो हमारे तटस्थता वक्र होते हैं ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और ये कंज्यूमर प्रेफरेंस को भी बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दो गुड हैं, एप्पल और ऑरेंज। तो जो इंडिफरेंस कर्व है इनके सारे कॉम्बिनेशन बताएगा कि आपको 5 ऑरेंज चाहिए या एक एप्पल चाहिए, या आपको 6 ऑरेंज चाहिए और 3 एप्पल चाहिए, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है आपके बजट के अनुसार। आपकी बजट जितना बता रहा है उसके अनुसार जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। अगर आपको ज़्यादा एप्पल चाहिए तो आपको कुछ ऑरेंज छोड़ने पड़ेंगे, या आपको ज़्यादा ऑरेंज चाहिए तो आपको कुछ एप्पल छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है ना वो कांस्टेंट रहेगा। जो भी एक कर्व होता है उसमें सारा जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहता है। जितने ऊंचे कर्व पर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन आपकी बजट भी फिर लाइन ऊपर ही जाती है, यानी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये सब जो इंडिफरेंस कर्व हैं ये आपको हम अच्छी तरह से डिटेल में बताने वाले हैं, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, और आई प्रॉमिस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र, जिसे इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, क्या बताता है? दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। जो तटस्थता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, इस पे जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं हमारे, इन पे हमारे वस्तुओं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं। जैसे कि ए कॉम्बिनेशन, इसमें हो सकता है दो वस्तुओं के 3 और 5 के कॉम्बिनेशन हों। बी कॉम्बिनेशन, जिसमें हो सकता है 5 और 3 के हों। सी कॉम्बिनेशन, इसमें हो सकता है 3 और 8 के हों, ऐसे ही। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसका मतलब होता है कि जितना अच्छा उसको ए इस्तेमाल करने से लगता है उतना ही बी से लगता है, उतना ही सी से लगता है, उतना ही डी से लगता है। तो इसे ही तटस्थता वक्र कहते हैं। इसे समोपयोगिता वक्र भी कहते हैं, यानी कि आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इससे उपभोक्ता को प्रत्येक संयोग को इस्तेमाल करने से समान संतुष्टि मिलती है। इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। माना एक उपभोक्ता आम और संतरा खरीदना चाहता है और इन दोनों से मिलने वाली संतुष्टि की तुलना कर सकता है। उसे पता है कि कितने संतरों के बदले में कितने आमों का परित्याग करे। जैसे देखिए टेबल है, एक कॉम्बिनेशन ले रखा है जिसमें कि संतरे 16 हैं और आम एक है, यानी 16:1। उसके बाद देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि 12 संतरे हैं और 2 आम हैं, यानी 12:2। ऐसे ही देखिए 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखिए 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है, और फिर देखिए 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है। इस टेबल से हमें क्लियर हो जाता है कि जो उपभोक्ता है वो 16 संतरे और एक आम से उतनी ही संतुष्टि प्राप्त करता है जितनी कि 12 संतरे और 2 आम से, या फिर किसी और कॉम्बिनेशन से। इसी को अगर हम एक ग्राफ पर देखें, जैसे कि देखिए एक ग्राफ है, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन हमारा इस पर क्या है, 16 संतरे और एक आम। उसके बाद देखिए 12 संतरे और 2 आम।
9 संतरे और 3 आम, 7 संतरे और 4 आम, 5 संतरे और 5 आम। अब इसके लिए देखिए ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। इस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है हमारे A B C D और E, ये सब हमारे दे रखे हैं इसमें। तो इसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और इसको जो हमने मिला दिया है यही हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है। इंडिफरेंस का मतलब क्या है कि वो इन सब के लिए इंडिफरेंस है, यानी कि जो सारे हैं पॉइंट उसको समान संतुष्टि दे रहे हैं। अब देखिए वॉटसन क्या कहते हैं कि तटस्थ अनुसूची दो वस्तुओं के संयोगों की वह अनुसूची है, यानी शेड्यूल है, जिसको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के संबंध में तटस्थ होता है, यानी कि उसे पता है कि वो कोई सा भी संयोग ले ले उसे उतना ही अच्छा लगने वाला है, उतनी संतुष्टि मिलने वाली है। देख लेते हैं इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं, यानी किन मान्यताओं पर ये सिद्धांत खड़ा हुआ है कि उपभोक्ता जो है विवेकपूर्ण है और कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तुओं पर व्यय करता है। विवेकपूर्ण का मतलब है कि उपभोक्ता बहुत समझदार है और उसे पता है किन वस्तुओं का मुझे इस्तेमाल करना है जो मेरे को ज़्यादा उपयोगिता यानी यूटिलिटी दे सकती हैं, और उन्हीं पर वो खर्चा करता है। उपभोक्ता विभाजित होने वाली और समरूप वस्तुओं का ही उपभोग करता है, मतलब ऐसी वस्तुओं का ही करता है जिसको वो एक दूसरे से हटा सकता है। जैसे कि कोई वस्तु है उसकी 2 यूनिट ले रहा है तो उसकी वो फिर एक भी कर सकता है या उसको बढ़ा भी सकता है, और एक जैसी वस्तुएं ही लेता है क्योंकि उसे आपस में चेंज करना है ना। 2 वस्तु जैसे यहाँ पे उदाहरण था तो दोनों फल थे, सेब और संतरा था, तो समरूप थे, यानी कि वो फल है कि एक फल को छोड़ के दूसरा फल का इस्तेमाल कर सकता है। और जो उपभोक्ता है उसे बाज़ार का संपूर्ण ज्ञान रहता है, उसे पूरी नॉलेज रहती है कहाँ की कौन सी वस्तु किस कीमत की मिल रही है, या मुझे कौन सी वस्तु लेनी चाहिए, कौन सी वस्तु मेरे लिए लाभकारी होगी, कौन सी वस्तु से मुझे नुकसान होगा, या मुझे किस दुकान पर किस जगह से वो वस्तु अच्छे से मिल सकती है, या इसके रेट क्या चल रहे हैं, उसको बाज़ार की पूरी नॉलेज रहती है। प्रत्येक संयोगों के महत्व की उपभोक्ता को जानकारी है। उपभोक्ता को पता है कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लूँगा तो मुझे क्या एडवांटेज होंगी, कौन सा कॉम्बिनेशन लूँगा तो मुझे क्या एडवांटेज होंगी, मतलब वो वही संयोग इस्तेमाल करता है जिससे उसे फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु का तो वो ज़्यादा ही मात्रा ले रहा है, एक वस्तु की वो कम मात्रा ले रहा है, वो समान संयोग लेता है जिससे कि उसे समान ही यूटिलिटी मिलती है। उपभोक्ता किसी भी वस्तु के उपभोग में पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर नहीं पहुंचा है, इसीलिए वह अधिक मात्राओं को अधिक उपयोगी समझता है, यानी उसे किसी भी वस्तु के उपभोग में फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, इसीलिए वो कभी किसी की मात्रा बढ़ा देता है, कभी किसी की मात्रा घटा देता है। अगर वो एक समय में एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है तो हो सकता है दूसरे कॉम्बिनेशन में वो वाई की मात्रा बढ़ा दे। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो प्रत्येक ऊपर का वक्र है नीचे वाले वक्र से अधिक संतुष्टि देता है। जैसे कि देखिए ये हमारे वक्र हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो प्रत्येक ऊपर वाला वक्र जो है वो नीचे वाले वक्र से अधिक संतुष्टि देता है, क्योंकि देखिए जो कॉम्बिनेशन है तो इसमें इतनी मात्रा है तो इसमें और ज़्यादा मात्रा है, इसमें और ज़्यादा मात्रा है, इसमें और ज़्यादा मात्रा है। उसके बाद देखिए अगला क्या कह रहे हैं ये, जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा प्रतिस्थापित करता है तो उसकी मात्रा कम छोड़ने को तैयार होता है। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई हैं, ये 5 है और ये भी 5 है, एक्स की एक मात्रा 6 बढ़ा ली तो वो वाई की हो सकता है 2 मात्रा छोड़ के 3 ही कर दे, लेकिन अगली मात्रा बढ़ाने के लिए हो सकता है वो एक ही मात्रा कम करे, उसके बाद फिर एक मात्रा बढ़ाने के लिए हो सकता है कम करे, तो ऐसे ऐसे प्रतिस्थापन की दर जो है वो घटती चली जाती है। देखिए इन डिफरेंस कर्व की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि तटस्थ वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, ये नीचे की ओर गिरता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि देखिए पहले हमारा कॉम्बिनेशन है जो ए इस पे वाई की मात्रा ओ पी है और एन एक्स की मात्रा ओ एन है, ठीक है। अब की बार जब इसने ये नेक्स्ट बी पॉइंट पर आया तब इसने ये वाई की मात्रा तो ओ पी कर दी और एक्स की मात्रा जो है ओ एन वन कर दी। तो इसका यही है कि जब ए संयोग से बी संयोग की ओर बढ़ता है तो वो वाई वस्तु की मात्रा में पी वन पी के बराबर कमी करके
एक्स वस्तु की n1, देखिए इसकी इतनी मात्रा में वृद्धि करने के लिए इतनी मात्रा में कमी करने पर ही इतनी मात्रा की वृद्धि होती है। तो इससे पता चलता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के लिए उसको कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तभी तो ऐसा होता है कि जो एक वक्र पर होते हैं उनसे समान संतुष्टि मिलती है, इसीलिए वो बाएं से दाएं की ओर डाउनवर्ड स्लोप करता है। एक तटस्थ वक्र जो है वो ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं हो सकता। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग, इस तरह का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक ढाल वाला है। इसका मतलब क्या है कि देखिए पहला कॉम्बिनेशन जो है हमारा ए, इस पर एक्स की तो ओ एन मात्रा है और पी की इतनी मात्रा है ओ पी, ठीक है। उसके बाद जब उसने नेक्स्ट उस पर आया तो एक्स की मात्रा भी बढ़ा दी और पी की मात्रा भी बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये जो है इस पर जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये संयोग जो है बी संयोग जो है ये अधिक संतुष्टि दे रहा है ए के मुकाबले। है ये हमारी एक्स अक्ष पर 45 अंश का कोण बनाते हुए आगे बढ़ रही है। इन पे जो है दो संयोग हैं ए और बी। तो बी संयोग ए से ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, जबकि इंडिफरेंस कर्व की तो कंडीशन ही ये है कि एक वक्र पर स्थित दो बिंदु समान संतुष्टि देते हैं। ये वक्र तो एक ही है लेकिन समान संतुष्टि देने की बजाय एक बिंदु ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, एक बिंदु कम। तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तटस्थ वक्र लंबवत नहीं हो सकता। एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो लंबवत नहीं हो सकता। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी वर्टिकल। देखिए इसमें क्या है, हमारा एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब उपभोक्ता ए संयोग से बी की ओर ऊपर बढ़ता है तो देखिए एक्स की तो फिक्स मात्रा है, लेकिन जो हमारा वाई है इसकी मात्रा पहले इतनी थी और फिर बढ़ के इतनी हो गई है। यानी एक वस्तु की मात्रा तो फिक्स है और एक वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो हमारा वाई वस्तु की मात्रा में P1 के बराबर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार जो है वो ये कि बी संयोग जो है वो ए की अपेक्षा अधिक संतुष्टि दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तटस्थ वक्र के सारे बिंदु जो होते हैं वो समान संतुष्टि देते हैं, इसीलिए हमारा जो तटस्थ वक्र है वो वर्टिकल नहीं हो सकता, वो लंबवत नहीं हो सकता। इसी प्रकार से तटस्थ वक्र क्षैतिज भी नहीं हो सकता। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल। ये जस्ट अपोजिट की बात है। वहाँ पर हमारी जो थी वाई की मात्रा बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर देखिए एक्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। वाई की तो फिक्स है, लेकिन जो एक्स की मात्रा है वो पहले ओ एन थी, फिर वो ओ एन 1 होती जा रही है। इसका मतलब भी यही है कि जो बी संयोग है वो ए से ज़्यादा संतुष्टि दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। जब ए संयोग में रहता है तो वो लेता है, ये हमारा देखिए ओ पी, ए संयोग में ओ पी और ओ एन, लेकिन जब बी कॉम्बिनेशन में आता है तो इसी संयोग के संग ओ एन 1 मात्रा लेता है। तो इस तरह से ये अधिक संतुष्टि वाला बिंदु है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तटस्थ वक्र जो होता है वो ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है। इसका कारण होता है प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर, क्योंकि जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ता जाता है दूसरी वस्तु की कम इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, जो कि हमने पीछे भी बताया था। देखिए पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है इस पर क्या चल रहा है, वाई की तो ओ देखिए 6 यूनिट चल रही हैं और एक्स की 1 चल रही है। अब जब इसने एक्स की एक और बढ़ाई तो उसने घटा के एकदम से 3 कर दी, ठीक है ना, A2 कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन जब उसने एक और मात्रा बढ़ाई तब उसने 3 से केवल एक ही इकाई घटाई, 2 पर ही आया A3 के लिए, और A4 पे उसने एक इकाई बढ़ाई तो उसने केवल आधी ही बढ़ाई, ठीक है ना। देखिए 6 से 3 पर आया, 3 से फिर वो 2 पर आया, फिर वो उसके बाद उसने आधी इकाई ही घटाई। तो इसीलिए A1 से A2 A3 A4 पे आके एक्स वस्तु की मात्रा तो बढ़ाई, लेकिन जो वाई की मात्रा घटाई वो घटती हुई दर से घटाई। A1 B1 को त्यागने पर B1 A2 B2 को त्यागने पर B2 A3 और A3 B3 को त्यागने पर B3 A4 का प्रतिस्थापन किया जाता है। इस इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमारे ओरिजिन के लिए कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है।
नेक्स्ट है तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि अगर ये एक दूसरे को काटते हैं तो इसका मतलब वो बिंदु जो है वो समान संतुष्टि दिखा रहा है, जबकि हमने पीछे अभी देखा था कि जो ऊपर वाला वक्र है वो नीचे वाले से अधिक संतुष्टि दिखाएगा और ऊपर वाला और ऊपर। लेकिन अगर ये एक दूसरे को कट कर लेंगे तो इसका मतलब चाहे ये ऊपर है नीचे है, लेकिन इनमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो समान संतुष्टि वाला है, जबकि केवल एक तटस्थ वक्र के बिंदु ही समान संतुष्टि देते हैं। ऊपर वाला अधिक संतुष्टि देता है और नीचे वाला कम संतुष्टि देता है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को नहीं कट कर सकते। देखिए हमारे यहाँ पर जो IC1 तटस्थ वक्र है, ये वाला जो तटस्थ वक्र है इस पर जो P बिंदु है, और जो IC2 है इस पर भी P बिंदु है, ये जो है समान संतोष को दिखा रहे हैं जो अलग अलग वक्र पर हैं। तो इस पर देख सकते हैं कि P2 बिंदु पर X वस्तु की मात्रा ON1 है और P1 P2 की P1 P2 की अपेक्षा Y की मात्रा अधिक है। अतः OE1 और OE2 बराबर न होने के कारण संतोष भी बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए यहाँ पर तो ये है, ठीक है, और जो हमारे इस वाले वक्र पर आ रही है, और यहाँ पर ये है जो हमारे इस वक्र पर आ रही है। तो जब ये अलग अलग हैं तो ये समान संतोष कैसे दे सकते हैं? इसीलिए तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। इसमें दिख भी रहा है कि OE1 इज ग्रेटर देन OE2। देखिए नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो विभिन्न तटस्थ वक्र हैं ये समानांतर हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते। डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल। तो ये बता रहे हैं कि जो तटस्थ वक्र हैं जैसे कि ये हैं, तो देखिए ये हमारे पैरेलल नहीं है और ये भी नहीं है, लेकिन ये हमारा पैरेलल है। तो ये क्या कह रहे हैं कि तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह IC वक्र के घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है। जब दो IC के विभिन्न बिंदु पर जो हमारी MRS होती है वो समान होती है तो वो एक दूसरे के समानांतर होंगे। जैसे कि देखिए हमारा IC3 और IC4, लेकिन अगर इनके बीच की MRS समान नहीं होती तो एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, जैसे IC1 और IC2। ये कह रहे हैं कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतोष देगा, तो हाइयर इंडिफरेंस कर्व गिव ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। ये तो हमें पता ही है, जैसे कि हमने 4 बना लिए देखिए इसी डायग्राम में। तो इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये देगा, इससे ज़्यादा ये देगा और इससे ज़्यादा ये देगा, क्योंकि इन पे जो वो चलेंगे ना हमारे कॉम्बिनेशन। देखिए एक तो ये हमारी ऊंची बजट लाइन पे स्थित होंगे, ठीक है, और दूसरे इन पे जो कॉम्बिनेशन होंगे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। देखिए इस पे ये बिंदु हैं, ठीक है, तो इस पे इतनी कितनी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, और इस पे ये बिंदु हैं तो इन पे और ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह से जो ऊंचे ऊंचे पर स्थिर होते हैं वो ज़्यादा हमारे सेटिस्फेक्शन देते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा वस्तुएं आती हैं, वो हमारी उपयोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करते हैं, हमारी इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करते हैं। इसीलिए जो ऊंचा तटस्थ वक्र होता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। इसीलिए IC1 से ज़्यादा IC2 दे रहा है, इससे ज़्यादा IC3 दे रहा है, इससे ज़्यादा IC4 दे रहा है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, और अगर और भी कोई उससे ज़्यादा वो देगा, ठीक है। तटस्थ वक्र अक्षांशों को नहीं छूते। IC नेवर टचेस द टू एक्सेस, यानी जो हमारे एक्सेस है, जैसे कि देखिए ये एक्स है, ये एक्स है और ये, तो ये ऐसे चलते हैं, ये कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को छूते ना ये वाई को छूते हैं। क्यों नहीं छूते हैं कि जहाँ भी ये टच कर लेंगे, इसका मतलब अगर मान लीजिए इसने ये ऐसे बन गया, ये अगर ऐसे बना है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो वस्तु का कॉम्बिनेशन केवल एक्स ही वस्तु है, वाई तो यहाँ पे 0 हो गई। और अगर इसने नीचे टच कर लिया, मान लीजिए ऐसे आया, ऐसे आया ये, तो इसका मतलब यहाँ तो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो एक्स है ना ये 0 हो गई। ऐसा नहीं होता, प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व पे हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन चलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाई का तो कोई ना कोई वैल्यू है लेकिन एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने टच कर लिया। तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को छुएगा तो यहाँ वस्तुओं का संयोग नहीं बन पाएगा, जबकि तटस्थ वक्र की मान्यता है कि दो वस्तुओं की मात्राओं के संयोग को लेके चलता है।
ठीक है। तो ये वही बता रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, और अगर कोई भी अक्ष को छू लेता है तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी शून्य मात्रा हो जाती है और संयोग नहीं बन पाता। यहाँ पर जो हमारा बिंदु है, ये जो दिखा रहा है, इसमें वस्तु की ओ एन मात्रा और ओ आर मात्रा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, कि सीधी रेखा के रूप में तटस्था वक्र, ये कब हो सकता है, जब वस्तुओं की एम आर एस स्थिर हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की दशा में होता है, जो फुल सब्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे, उनकी दशा में होता है। जैसे टी का हमारा कॉफ़ी होता है, ठीक है, जैसे हमारे घी का रिफाइंड होता है या तेल होता है। फुल सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जो एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल हो जाता है। तो जैसे कि इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि उपभोक्ता जो है उसको 6 इकाई चाहिए। तो यहाँ वाला कॉम्बिनेशन क्या है कि 5 और 1, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या है, 4 और 2। उसके बाद क्या है, 3 और 3। उसके बाद 2 और 4 और 1 और 5। इस तरह से कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। इस तरह से वो क्या करा, तभी वो ये जो है ना, ये सीधी रेखा के रूप में, क्योंकि उसे 6 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 5x प्लस 1y ऐसे ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा, 4y और 2x ऐसे ले लेगा। मतलब इस तरह से वो कॉम्बिनेशन चेंज करता रहेगा। टोटल उसकी जो यूनिट है वो 6 ही होनी चाहिए। बिंदु हैं, तो उपभोक्ता को y वस्तु की 6 इकाई को समान उपयोगिता वाली समझता है, उसे 6 ही इकाई चाहिए। चाहे 5y प्लस 1x हो, 4y प्लस 2x हो, 3y प्लस 3x हो, या 2y प्लस 4x हो, या 1y प्लस 5x हो, ठीक है, या 6x ही हों, या फिर 6y ही हों। तो इस तरह से A1 A2 A3 A4 A5 ये चलते जाते हैं हमारे। तो इस प्रकार सीमांत प्रतिस्थापन दर हर दशा में एक ही होती है, जो हमने बताई है। देखिए इस तरह से चलता जा रहा है, A1 A2 A3 A4, इस तरह से चलता जा रहा है ये, ठीक है। तो ये उस दशा में हो जाती है हमारी स्ट्रेट, उस दशा में हो जाती है जब हमारी एम आर एस जो होती है वो इक्वल होती है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो तटस्था वक्र हैं, क्या वो राइट एंगल हो सकते हैं, यानी 90 डिग्री के हो सकते हैं। आईसी विद राइट एंगल्स हो सकते हैं यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण पूरक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो ऐसे आकार का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो बन सकता है। पूर्ण पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनको एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि देखिए, ब्रेड के साथ बटर, बटर है ना, और देखिए गाड़ी के साथ पेट्रोल, और बैट के साथ बॉल। ये पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं जिनको कि एक दूसरे के साथ में ही इस्तेमाल करते हैं। इनका अकेले कोई अकेले कोई इनका एडवांटेज नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए किसी एक वस्तु की मात्रा निश्चित रहने पर उसकी पूर्ण पूरक वस्तु की किसी भी मात्रा को बढ़ाने पर संतोष बढ़ता ही नहीं है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल लिया है बाएं और दाएं पैर के जूते, ठीक है। ये पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि एक अकेले जूते की कोई वैल्यू नहीं है। अगर राइट का है तो लेफ्ट का भी चाहिए, और लेफ्ट का है तो राइट का भी चाहिए। तो ये पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं, और ऐसी दशा में जो एम आर एस होती है वो शून्य होती है, कि प्रतिस्थापन का मतलब ही नहीं है। भाई एक हमारे राइट वाले को हम लेफ्ट से नहीं कर सकते, और लेफ्ट वाले को राइट वाले से नहीं करते, दोनों ही चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो राइट पैर के ही जूते हों, ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो लेफ्ट पैर के ही जूते हों। एक के बढ़ने पर एक की मात्रा स्थिर रह सकती है, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी इसका हम डायग्राम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें एक्स एक्सिस पर क्या है, वो दाएं पैर के जूतों की संख्या दिखाई गई है, और वाई पर बाएं पैर के जूते दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 ही है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। इसीलिए जो ये हमारा है, ये कैसा है, ये हमारा 90 डिग्री का है। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो 90 डिग्री का केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेटेड ही होता है, और नहीं होता। अब अगर हम एक की मात्रा बढ़ाते भी हैं तो दूसरे की नहीं बढ़ा तो फ़ायदा नहीं होता। अगर हम एक की ही बढ़ाते चले जाएं तो ये स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। लेकिन हमें कब दोनों की ही बढ़ानी है, दोनों की ही बढ़ानी है। अगर इसकी 2 करनी है और इसकी 2 करनी है तो तभी नए वक्र पर आएंगे ये। और जो हमारा ऊपर का जो वक्र है, IC1 से ज़्यादा IC2 जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा।
इसीलिए ये राइट एंगल होते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि बी और सी बिंदु पर दाएं पैर का जूता एक ही रहने पर दाएं पैर के जूतों की संख्या 2 और 3 हो जाती है। इस प्रकार से डी एफ ए बी सी समान संतोष वाले तटस्थ वक्र रहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए बाएं पैर के जूतों की संख्या एक ही रहती है और हम दाएं पैर के बढ़ाते जाते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर ही चले जाते हैं। लेकिन ये दूसरे वक्र पर कब आते हैं? जब हम इसकी भी मात्रा बढ़ाते हैं, वरना ये ऐसे ही हमारी एक ही लाइन पर चलते रहेंगे, जो कि हमारा होता ही नहीं है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो तटस्थ वक्र है वो हमारा समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल नहीं होता। और अगर इसकी दूसरी स्थिति हम देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या है कि हम बाएं पैर के जूतों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं और इसकी एक ही रखते हैं, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा? लंबवत बन जाएगा। पीछे हमने ये भी देखा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो लंबवत भी नहीं हो सकता। ये नए बिंदु पर कब आते हैं? जब हम दोनों की संख्या बराबर बढ़ाते हैं, तभी ये जी बिंदु पर आते हैं, वरना तो ये इसी पर चलते रहते हैं। और अगर इधर की बढ़ाते हैं तो इस पे ही चलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा IC2 है वो IC1 से ज़्यादा संतोष देता है, ज़्यादा उपयोगिता देता है, ज़्यादा हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से जो 90 डिग्री होता है ये पूर्ण पूरक वस्तुओं की स्थिति में हो सकते हैं। तो देखिए ये हमने आपको तटस्थ वक्र क्या होते हैं, इनके क्या क्या एजम्पशंस हैं, यानी किन किन कंडीशन में ये होते हैं, ये कैसे होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सब हमने आपको बता दिया है। और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंडिफरेंस कर्व जो है वो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। 11 से लेके 12 BA MA और जो भी आपके कोर्सेज हैं उन सब में इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंडिफरेंस कर्व की ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोस्टली हर एक टॉपिक की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर रह गया हो जिसकी आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।